हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये मैट्रिक्स जो है क्लास 12 का 3 नंबर चैप्टर है। इसमें हम मैट्रिक्स का पहले कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट अध्ययन करने के बाद हम एनसीईआरटी के सारे मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स रियली में होता क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स जो है किसी संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो कोई भी दुनिया का हर चीज़ जो काउंटेबल है, जो काउंटिंग फॉर्म में है, उसको मैट्रिक्स में हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए, अनु, अमित और अदिति, ये 3 आदमी हैं। तीनों आदमी मार्केट जाते हैं और मार्केट जा कर के कुछ फल और कुछ फल खरीदते हैं। फल में क्या खरीदते हैं? तो एप्पल खरीदते हैं और मैंगो खरीदते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, इस एक कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल मैथ है, ठीक है। इसको एक कंसेप्ट के तौर पे हम समझेंगे। जैसे अनु है, अनु 4 एप्पल खरीदती है और 7 मैंगो खरीदती है, ठीक है, बाजार में जाकर। अमित 6 एप्पल और 8 मैंगो खरीदता है। अदिति 2 एप्पल और 3 मैंगो खरीदती है, ठीक है। तो ये लोग खरीदती है, एप्पल खरीदती है, ठीक है। तो इनका प्राइस भी कुछ अलग अलग है। मानते हैं कि जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना ज़्यादा प्राइस होगा, कम खरीदेंगे कम प्राइस होगा, ठीक है। तो अगर हम वो लोग कितने कितने मैंगो, कितने एप्पल खरीदते, इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर, ये जो हम देख रहे हैं ना, एक कोस्ट, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बिग ब्रैकेट के अंदर इसको एक तरीका से अरेंज कर देंगे रो और कॉलम में, ठीक है। जैसे में अनु 4 एप्पल और 7 मैंगो खरीदी, तो 4 एप्पल 7 मैंगो, ठीक है। अमित 6 एप्पल 8 मैंगो खरीदा, तो 6 एप्पल 8 मैंगो हुआ। अदिति 2 एप्पल और 3 मैंगो खरीदी, तो 2 एप्पल और 3 मैंगो हुआ, ठीक है। ये हमारा ए वाला लाइन सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो एप्पल है, और ए वाला लाइन क्या है? तो मैंगो है, ठीक है। ये वाला लाइन एप्पल और ये मैंगो है। तो इसको जो है, इसको हम पूरे एप्पल को क्या लिए हैं? पूरे एप्पल को हम कॉलम के फॉर्म में लिए हैं, पूरे मैंगो को भी हम कॉलम के फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम एप्पल, इसको हम चाहें तो ये रो को कॉलम बना सकते हैं। ये हमारा कॉलम है, तो ये भी कॉलम है। तो ये हमारा क्या है? C1 है, ये C2 है। पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो पहला कॉलम को हम पहला रो बना सकते हैं और दूसरा कॉलम को हम दूसरा रो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स रियली में क्या है? तो संख्याओं का एक रो और कॉलम में सजावट है। संख्याओं का एक बॉक्स के अंदर रो और कॉलम में अरेंजमेंट है, एक सजावट होता है मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या एलिमेंट, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी संख्या या एलिमेंट का एक रेक्टेंगुलर सजावट होता है, ठीक है। जैसे हमारा मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक है। ए में इस प्रकार से एलिमेंट को सजाया गया है, 2 5 0 5 3 6, ये सब क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स के अंदर में सारे कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर आ जाते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी आ जाते हैं, फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 + आयोटा दिया है, कम्प्लेक्स नंबर भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है। यानी मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ किसी खास तरह के
दुनिया का कोई भी टाइप का नंबर हो, सारे नंबर को हम मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में बॉक्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके से एलिमेंट हुआ, यहाँ पे कुछ जियोमेट्रिक फंक्शन हुआ, ठीक है ना, तो ये सब को मैट्रिक्स के में इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को देखिए, a matrix having m rows in n column is called a matrix of order m by n या simply m by n मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में जो, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स हमारा रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से डिनोट करते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का होता है, m रो होते हैं उसमें और n कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के बॉक्स के अंदर में एलिमेंट का, यानी एलिमेंट कहिए या किसी संख्या कहिए, किसी संख्याओं या एलिमेंट का किस तरह से सजावट है जो हमें इस बॉक्स में पता चल रहा है। यहाँ A11 का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, यानी ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ये वाला क्या है, हमारा फर्स्ट रो है और ये वाला हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है, सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। और यहाँ पे जो है एन रो है, क्या है, एन रो है और यहाँ पे एन कॉलम है। ठीक है, इस तरीका से जो है हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम जो है, इस तरह एन रो एम रो एन कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो फाइव्थ रो डॉट 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 एम रोज तक जा सकते हैं। उसी तरह कॉलम में हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम डॉट 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 एम एन कॉलम तक जा सकते हैं। तो अंतिम जो हमारे एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम रो और एन कॉलम का होगा, यानी एमवा रो और एनवा कॉलम का एलिमेंट एम बाई एन होगा। ठीक है, तो इस तरीका से जो है हम मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए एक प्रकार का मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट दिए हैं, तो इस एलिमेंट को रो और कॉलम में सजाया गया है। जैसे में ए इस लाइन में जो भी आएगा R1 कहलाएगा, इस लाइन में R2 R3, यानी इसमें देखा जाए तो रो की संख्या कितनी है, 3 रो है, यानी 3 रो है और कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम है। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो को R1, सेकेंड रो को R2, थर्ड रो को R3, फर्स्ट कॉलम को C1, सेकेंड कॉलम को C2। यानी अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो 3/2 ऑर्डर लिख सकते हैं। इसको बाई पढ़ते हैं, मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। इधर वाला क्या होता है, m होता है और इधर वाला n होता है, m/n के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसके जो भी एलिमेंट हैं रो और कॉलम में क्या है, अरेंज है। और अगर इसको हम ऑर्डर में लिखना चाहें तो 3/2 ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर से ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम है। ठीक है, अगर और इसके माध्यम से, ऑर्डर के ही माध्यम से उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम पता कर सकते हैं, टोटल कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स को हम, मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म होता है, मैट्रिक्स का क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है जिसको एक इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इन जनरल एन m/n मैट्रिक्स हैज फ्लोइंग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, यानी m/n मैट्रिक्स का, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके माध्यम से हम उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये क्या दर्शाता है, ये हमारा मैट्रिक्स एक जनरल फॉर्म है, इसको एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं और m/n ऑर्डर का है। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स में है वो सारे एलिमेंट जो है इस फॉर्म में सजे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट का एक ये फॉर्म होता है। अगर उसमें अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो उसका I क्या हो जाएगा, 1 और J भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के स्थान पे है। I क्या है, I
आई आपको रो को डिनोट करता है और जे कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, और एक ये भी कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स का रो जो है 1 से लेकर m तक हो सकता है, और किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम 1 से लेकर के n तक हो सकता है, ठीक है ना। और m और n क्या होता है कि नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी काउंटिंग नंबर क्या है कि नेचुरल नंबर होता है। अब उसको फ्रैक्शन में तो नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में अब मानते हैं उसमें 5 रो और 3 कॉलम है, तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा, उसको काउंटिंग फॉर्म में लिखना है। इसलिए एम और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ एलिमेंट का अरेंजमेंट है, एलिमेंट का। जैसे में अगर ये 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। यानी देखिए, फर्स्ट रो का मतलब हुआ कि ये वाला लाइन में जितने भी एलिमेंट है, इस लाइन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे R1 में यानी फर्स्ट रो में आएंगे, और इस लाइन में जितने भी एलिमेंट है ये सारे हमारा फर्स्ट कॉलम में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसी तरह हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 डॉट, फर्स्ट रो जे कॉलम, डॉट डॉट करके फर्स्ट रो एन कॉलम। हमने क्या बोला कि जैसे जैसे हमारा कॉलम, जैसे जैसे हमारा कॉलम की संख्या बढ़ती जाएगी, आने वाले टाइम में हमको जे कॉलम प्राप्त होगा, फिर उससे और आगे जाएंगे तो हमारा एन कॉलम प्राप्त होगा, ठीक है, एनवा कॉलम। ये क्या है, उसी तरह तो हम इस डायरेक्शन में गए तो इस लाइन में हम जितने भी आगे बढ़ेंगे हमारा रो सेम रहेगा, रो तो कांस्टेंट रहेगा, रो तो फिक्स है कि हाँ R1 में ही आएगा इस लाइन में जितना जाएंगे, लेकिन हमारा कॉलम की संख्या बढ़ती जाएगी, कॉलम की संख्या वो बढ़ती जाएगी और एन कॉलम हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो एन कॉलम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और डॉट करके आ गए एन कॉलम तक हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इस फॉर्म में ले तो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, नहीं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, डॉट डॉट करके आपको आई रो, ठीक है ना, आई रो, यहाँ पे आई रो और फर्स्ट कॉलम, डॉट डॉट, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो एम रो प्राप्त होगा, फर्स्ट कॉलम प्राप्त होगा। यानी इस तरह हम जितने भी इस कॉलम के डायरेक्शन में, यानी जितने भी हम नीचे बढ़ेंगे हमारा सारे एलिमेंट क्या होगा, कॉलम फर्स्ट कॉलम में आएंगे और रो की संख्या बढ़ती जाएगी, तो इस तरीका से जो है किसी भी इस तरीके से एलिमेंट का इस एक बॉक्स के एक बिग ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो इस फॉर्म को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में खास विशेष नहीं समझना है, हम मैट्रिक्स के कुछ और भी टाइप के एप्लीकेशंस हैं, कुछ इसमें और तरह का फॉर्म है जो हम समझेंगे, लेकिन मेन बेसिक यही होता है, संख्याओं का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है, मैट्रिक्स का फॉर्म में रूप आकार ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसमें एक और टाइप पढ़ना है, इसमें जितने भी एलिमेंट है हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है। तो एलिमेंट की संख्या अगर ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, जितना रो है और जितना कॉलम है उतना रो और कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा मान प्राप्त होता है वो कुल एलिमेंट को शो करता है। जैसे देखिए, देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में टोटल एम रोज हैं, कितने हैं, एम रोज है और एन कॉलम है। तो एलिमेंट की संख्या ज्ञात करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होता है एम मल्टीप्लाई एन, ठीक है। अगर ऑर्डर के रूप में पढ़ेंगे तो एम मल्टीप्लाई एन नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर के रूप में अगर पढ़ेंगे कि किस ऑर्डर का है तो एम बाई एन पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो एम प्रोडक्ट एन पढ़ेंगे या एम मल्टीप्लाई एन कहेंगे इसे। तो नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ कॉलम से जब गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा, एलिमेंट हमारा निकल जाएगा। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, इसको पढ़ेंगे एम बाई एन ऑर्डर के रूप में अगर हम पढ़ेंगे। अगर इस ऑर्डर के रूप में हम पढ़ना चाहें तो ऑर्डर के रूप में हम क्या पढ़ेंगे, एम बाई एन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं।
देखिए हमारा एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए में हमें इतने सारे एलिमेंट हैं, तो इसको कैसे रो और कॉलम में अरेंज किया गया है। इसको फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो कहेंगे, इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कहेंगे कि बताइए फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, यानी A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम के स्थान पर कौन सा एलिमेंट है, 2 है। 2 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 1 है, A21 का मतलब क्या हुआ, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे सेकेंड रो कौन सा है, तो सेकेंड रो में हमारा सेकेंड रो ये है। तो अब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो फर्स्ट कॉलम में है, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम देखा जाए तो हमारा -1 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो -1 है, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 है, यानी इधर साइड जो संख्या लिखा होता है वो हमारा रो होता है, इधर कॉलम होता है। इधर क्या होता है, इधर साइड में हमारा रो होता है और इधर साइड में क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम A31 का मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो थर्ड रो हमारे है, अब फर्स्ट कॉलम ए है, तो दोनों आकर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ, यानी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का हमारा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। 3 हो गया। तो देखिए क्या है, तो उसी तरह A22 का मतलब हुआ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, इसमें सेकेंड रो में आएंगे, यहाँ पे ए वाला सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, ये दोनों आकर यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरह A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, √5 है, हमारा √5 है। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम √5 है। A32 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड रो हुआ और सेकेंड कॉलम हुआ, ठीक है। थर्ड रो हुआ और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 6/9, 6/9 हुआ। इस तरीका से जो है हम प्रत्येक एलिमेंट का पोजीशन ज्ञात करेंगे कि किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे है रिप्रेजेंट डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्म। किसी भी डाटा को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट पॉइंट इन अ प्लेन। किसी पॉइंट को, किसी प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। मानते हैं किसी प्लेन में हमारे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। प्रत्येक पॉइंट का एक XYZ कोऑर्डिनेट है, एक्स का एक एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, थ्री कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट 3 है। तो 1 2 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 2 5 6, इसका कोऑर्डिनेट 4 7 8 और इसका 8 2 1 है, ठीक है। प्रत्येक का एक XYZ कोऑर्डिनेट है। अब उस प्लेन के बिन पॉइंट को, उस प्लेन के जितने भी पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे में पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3 है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक रोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3। ये हमारा क्या है, हमारा A1 ए का कोऑर्डिनेट हुआ। उसके बाद इसको दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 5 6 है, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या हुआ, 4 7 8, ये हमारा सी का कोऑर्डिनेट हुआ। और चौथा का क्या हुआ, चौथा 8 2 1, ये हमारा डी का कोऑर्डिनेट हुआ। तो इस कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं रोज के रूप में। इसको चाहे तो हम कॉलम के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम देखें इसका ऑर्डर कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जब हम एक मैट्रिक्स से फॉर्म में लिखे तो इसका ऑर्डर कितना हमें मिला, तो हमको 4/3 ऑर्डर का कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। 4 रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हुआ, 1 2 3 कॉलम्स हुआ, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4/3 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको उलट सकते हैं, इसको 3/4 ऑर्डर में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 3/4 ऑर्डर में भी ले सकते हैं, यानी इसमें 3 रोज हो जाएंगे और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। इसको पलट दीजिए, ये जो ऐसे है ना, मानते हैं इस तरीके से लंबाई में है, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, घुमा देंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा। ये देखा जाए तो ये वर्टिकली है, ये
वर्टिकली है, इसको हम हॉरिजेंटली घुमा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब सारे जो रोज थे वो सारे कॉलम हो जाएंगे, जितने भी रोज हैं वो सारे कॉलम्स हो जाएंगे। हमारा 1 2 3 ये जितने भी रोज हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 कॉलम हो गया, 2 5 6 ये भी कॉलम हो गया, 4 7 8 8 2 1 और सारे कॉलम्स रोज हो जाएंगे। कॉलम्स कितने थे, तो कॉलम्स 3 थे, तो 3 इधर आकर के 3 रोज हो जाएंगे। और इसमें रोज कितना था, रोज 4 रोज था तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो देखिए इसमें रोज कितना था, तो रोज 4 रोज था ना, 1 2 3 4 कितना था, 4 रोज था। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीक़ा से हम जो है किसी भी प्लेन के पॉइंट को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर 4/3 ऑर्डर था, इसका ऑर्डर कितना है, 3/4 ऑर्डर हुआ। इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसमें क्या था, 4 रोज और 3 कॉलम्स था। तो इस तरीक़ा से हम रेक्टेकुलर अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखिए कोई क्लोज रेक्टेंगुलर फिगर है, ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर फिगर है, ये सारी इसके वर्टेक्स हैं। रेक्टेंगुलर क्लोज जो रेक्टेंगुलर फिगर है ये सारी इसके क्या है, वर्टेक्स हैं। ये सारे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट वर्टेक्स ऑफ ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD 3 वर्टेक्स दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम सारे क्या है, इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका 0 1, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 1 तो 0 1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 3 तो 1 3, सी का कितना है तो 3 5 तो 3 5, और डी कितना है 2 0 तो 2 0। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारा देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें टोटल कितना कॉलम्स हैं, तो टोटल हमारा कॉलम्स कितने हैं, तो टोटल कॉलम्स की संख्या हमारा 4 है, 1 2 3 4। और रोज कितने हैं, तो रोज हमारा 2 है, 1 2 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, इसको 4 रो और 2 कॉलम भी लिख सकते हैं। इसको सीधे क्या करेंगे, इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे तो हमारा ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 4 रो और 2 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो है कोई भी मैट्रिक्स, कोई प्लेन में कोई भी पॉइंट दिया हो उसको मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। कोई भी रेक्टेंगल हुआ उसके वर्टेक्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई ट्रायंगल हुआ उसके वर्टेक्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये होता है मैट्रिक्स सही मायने में यही होता है, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमारा A बराबर इतना दिया हुआ, इसमें इस तरह के एलिमेंट का अरेंजमेंट हुआ है। हमें क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की संख्या बताना है कितने हैं। एंड 3 नंबर में है राइट द एलिमेंट 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3। ये सारे एलिमेंट, इसका एलिमेंट लिखना है कि 1 3 एलिमेंट कौन सा है, 2 3 पर एलिमेंट कौन सा है, ये सब हमें इसमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, रोज की संख्या कितनी है 1 2 3। तो इसमें रो हमारा 3 हो जाएगा और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो कॉलम्स हमारा कितना हो जाएगा, कॉलम्स हमारा 4 कॉलम्स हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो इसमें रो को m से डिनोट करते हैं, तो m की संख्या कितनी है, तो 3 है। और n को किससे डिनोट करते हैं, n हमारा कॉलम होता है, कॉलम को n से डिनोट करते हैं, तो कॉलम की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो 4 है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर मिला क्या, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या कितने हैं, तो इसमें जितने कॉलम हैं और जितने रो हैं तो कॉलम और रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलिमेंट की संख्या निकल जाती है। तो 3 रोज है और
4 कॉलम्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारा 12 आएगा। तो इसकी एलिमेंट की संख्या निकल जाएगी। अब इसमें एलिमेंट काउंट करेंगे तो हमारा 12 होगा। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट मिल गया। ठीक है। तीसरा में है कि राइट द एलिमेंट, ठीक है ना, राइट द एलिमेंट 1 3 2 1 3 3 2 4 इतना, इसके एलिमेंट लिखना है। तो हम यहाँ पे A13 क्या आ जाएगा, A13 हमारा 19 होगा। A13 का मतलब हुआ A13, ठीक है। तो A13 हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि 1 3 मतलब 1 रो और 3rd कॉलम, ठीक है। 1 रो तो फर्स्ट रो हमारे है और 3rd कॉलम कौन सा है, 3rd कॉलम हमारे ए है। तो हमारे फर्स्ट और 3rd कॉलम पर 19 एलिमेंट कौन सा है, तो 19 है। इन 19 है तो इस 19 हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 19 हमारा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का मतलब हुआ 3rd रो 3rd कॉलम। तो 3rd रो और 3rd कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, तो 3rd रो और 3rd कॉलम पर हम देखेंगे तो 3rd रो, तो ये हमारा फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो ये हुआ, ये हमारा फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 3rd कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ठीक है ना। ये हमारा R3 हुआ, ये R2 है और ये क्या है R1 है, ये C4 है, ये C2 है और ये C1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारा क्या निकलना था 3rd रो और 3rd कॉलम, 3rd रो और 3rd कॉलम। तो 3rd रो हमारे कौन सा है, और 3rd कॉलम कौन सा है, तो 3rd रो और 3rd कॉलम पर कौन सा एलिमेंट है, तो -5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका -5 हो जाएगा आंसर। उसके बाद सेकेंड रो और 3rd कॉलम, तो सेकेंड रो हमारे है और 3rd कॉलम में है। तो सेकेंड रो और 3rd कॉलम पर 5/2 एलिमेंट आएगा। सेकेंड रो और 3rd कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आएगा, 5/2 आएगा। सेकेंड रो और 3rd कॉलम ये हमारा 5/2 एलिमेंट आएगा। तो हमारा क्या है 5/2 एलिमेंट हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। A24 12 हो जाएगा। A23 5/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से कि इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है, ये इसमें क्वेश्चन किया गया है कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। कितना है 24 एलिमेंट्स है। तो उसको कितने ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, टोटल उसका कितना ऑर्डर हो सकता है, ये बताया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, अगर और एक दूसरा कंडीशन ये भी पूछा गया है कि अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो उसका कितना ऑर्डर हो सकता है। यानी इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक पूछा गया है कि अगर उस मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट है तो उसको कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसका कितना ऑर्डर हो सकता है। और दूसरा है कि अगर उसमें टोटल एलिमेंट अगर 13 है तब कितना ऑर्डर हो सकता है, यानी उसको कितने ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताना है हमें। तो जैसे देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है m/n होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है m/n। तो m/n हमारे क्या दिया है 24 दिया हुआ है, यानी m/n m प्रोडक्ट n क्या हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, एलिमेंट की संख्या होता है। तो 24 हमारा क्या है, वो m रो और n कॉलम को गुना करने पे हमारा 24 है, जो इसमें बताया गया है क्वेश्चन में कि इसमें 24 एलिमेंट है। तो इस फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम 24 लाने के लिए कितने ऑर्डर हम ऑर्डर में व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 में अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हमारा 24 आएगा। तो 1/24 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिल गया। या 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी हमको मैट्रिक्स 24 प्राप्त होगा। तो 24/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 24 हो जाएगा। तो 8/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 3/8 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 4/6 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 6/4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 12/2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। 2/12 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इतने टाइप से हम मैट्रिक्स
24 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स को का ऑर्डर लिख सकते हैं। इतने ऑर्डर में वो उसको एलिमेंट का अरेंजमेंट हो सकता है। यानी उस मैट्रिक्स में जो 24 एलिमेंट है, उस 24 एलिमेंट को हम इतने टाइप ऑर्डर में हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल ऑर्डर कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन दिस मैट्रिक्स इज 8। ठीक है ना, 8 ऑर्डर होंगे, आर 8। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, 8 हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। अब कह रहा है कि अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तो उसको कितने ऑर्डर में ले सकते हैं। तो 13 एलिमेंट देखा जाए तो 13 कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा संख्या तो नहीं है जिसके टेबल में 1 के अलावा और भी कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें 1 के अलावा ताकि 13 आ जाए। ठीक है ना, यह 1 है तो 1 1 13 जा 13 होता है। क्या 2 13 जा 13 होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार से 1/13, यानी इस ऑर्डर में अगर उसमें ओनली अगर 13 एलिमेंट है तो 1/13 ऑर्डर में ही लिख सकते हैं। यानी सिर्फ, या उसको 13/1 ऑर्डर में ही लिख सकते हैं। सिर्फ 2 ही ऑर्डर में हम उसमें एलिमेंट को अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बता रहा है। तो हमें अच्छा से पता चला कि हाँ, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, ये चीज़ हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल की कंस्ट्रक्ट और 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई इतना। यानी कहने का अर्थ है कि 3/4 का 3 मतलब 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, और उसके एलिमेंट जो है इस फॉर्म में सजे हुए हैं। उसके एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का इस फॉर्म में सजावट है, इस रूप में सजावट है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो किस तरह का मैट्रिक्स होगा, उस तो मैट्रिक्स निकलना है हमें। ठीक है, यानी जैसे में ए आई जे यानी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का सजावट इस तरीका से है, इस इक्वेशन पे उस प्रत्येक एलिमेंट का सजावट है, तो वो मैट्रिक्स निकालिए। यानी उस मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट कीजिए, उस मैट्रिक्स की संरचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हमारा ए आई जे बराबर हम लिखेंगे, ए आई जे हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब ए आई जे का मतलब हुआ इसमें रो और कॉलम लेंगे। अगर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो क्या होगा, आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हम रख करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि इसमें हम कितना रो और कितना कॉलम रख सकते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक हम 3 रो रखेंगे और अधिक से अधिक हम 3 रो और 4 कॉलम रखेंगे। यानी 3 रो और 4 कॉलम का ये हमारा मैट्रिक्स है। तो हम 3 रो और 4 कॉलम तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ठीक है, उससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ये मैट्रिक्स जो है 3/4 ऑर्डर का है। ठीक है, तो जाएंगे। अब देखिए इसमें हम एलिमेंट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट में हम लेंगे R1 लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे। अगर फर्स्ट रो लेते हैं तो ठीक है ना, इसमें टोटल हमारा 4 रो है। तो फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो अगर मानते हैं तो फर्स्ट रो में हम अगर A11 लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ आई और जे है तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, हम रो रखेंगे, और जे की जगह पर कॉलम रखेंगे। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी फर्स्ट रो, तो रो का मान क्या हो जाएगा 1 और कॉलम का मान हो जाएगा 2। आई का मान हो जाएगा 1 और कॉलम का मान हो जाएगा 2, जे का मान हो जाएगा 2। ठीक है, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 -3, तो आई क्या है हमारा 1 है, तो 1, 3 × 1 प्लस, और जे क्या है कॉलम है तो 1। इसको, इसका मान जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह 1 2 इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी आई हो जाएगा 1 और जे हो जाएगा 2। आई हो जाएगा 1 1 और जे हो जाएगा 2। तो देखिए इसमें
इसमें आई हो जाए, आई क्या है हमारा 1, यहाँ थोड़ा सा हल्का मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें रखना चाहिए 2 के बदले यहाँ 1 रखना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, और यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 3, 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 3 है, 1 3, तो 1 3 क्या करेंगे 1/2 मान रखेंगे, 1 j और 1 i और 3 कॉलम, 1 i, ठीक है। तो -3 गुने 1 और 3 कॉलम +3, तो -3, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0। इस तरीक़ा से हमारा 1 4 इतना 1/2 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से हम फिर सेकेंड रो में जाएंगे, क्योंकि हम अधिक से अधिक कितने रो तक जाएंगे, तो 3 रो तक जाएंगे। इसमें कितने रो तक जाएंगे, तो 3 रो तक जाएंगे, क्योंकि इसमें बताया गया 3/4 ऑर्डर का है, यानी 3 रो है और 4 कॉलम है, तो अधिक से अधिक हम 3 रो तक ही जाएंगे इसमें, ठीक है। तो R2 के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम, इस तरह लिखते जाएंगे, और प्रत्येक में i j के स्थान पे हमारे ये सब संख्या डालते जाएंगे, तो हमारा 5/2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3/2 आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम R3 लेंगे, थर्ड रो लेंगे। थर्ड रो लेने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, यानी कहने का अर्थ है कि हमको थर्ड रो और फोर्थ कॉलम तक पहुँचना था, तो हम पहुँच गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम ये जो आई जे का जो भी मान है इसमें रखेंगे, तो हमारा मान 4 7/2 3 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है हमारा R1 R2 R3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब प्राप्त हुए, यानी फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट रो में क्या आएगा 1, फर्स्ट रो में टोटल कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट रो में 1 आएगा, -1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 आएगा। सेकेंड रो में क्या आएगा, सेकेंड रो में 5/2 2 3/2 1 आएगा। थर्ड रो में क्या आएगा, तो 4 7/2 3 आएगा, और 5/2 आएगा। इस तरीक़ा से हमारा R1 R2 R3 निकल गया। अब उसको क्या करेंगे, एक हम मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा ए क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो मैट्रिक्स ए को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे A11 A12 A13, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे A11 A12 A13 A14, यानी ये जितने भी हमारे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है, तो फर्स्ट रो को हम क्या लिखेंगे A11 A12 A13 A14, इस सब को हम सजा देंगे। सजाने के बाद इसके जो जो मान आएंगे, सबका जो मान निकला है, सब मान को उसकी जगह पे रख देंगे। सब मान की इसकी जगह पे हम रखेंगे, तो हमको इतना मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्या होगा, इतना मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा। इस तरीक़ा से अगर हम देखें तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीक़े से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर मैट्रिक्स का एक फॉर्म दिया है, उसको इस तरीक़े से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको संरचना उसका दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसमें हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, हम क्लास 12 में जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो सारी टाइप इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने के बाद जो है हम NCERT बुक से क्या करेंगे, उसका ऑल क्वेश्चन ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे में कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट में क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट में हमको पढ़ना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, देखिए, यानी जब हम उस मैट्रिक्स को हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक डंडा, कोई एक मतलब नहीं होता, एक स्टिक खड़ा है एकदम,
उस तरीके से एक वर्टिकली होता है। ऐसे मैट्रिक्स जो वर्टिकली खड़ा हो, उसको जो है एक वर्टिकल फॉर्म में हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक सीधी कोई भी एक रो है, कोई भी एक रो है, एक रो को मानते हैं कोई मैट्रिक्स, अगर बहुत सारा मैट्रिक्स में बहुत सारा रो दिया हुआ है, तो किसी एक रो को अगर, रो तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, उस हॉरिजॉन्टल रो को हम ऐसे जब खड़ा कर देते हैं तो हमारे कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो देखिए ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में वन कॉलम होता है और रो तो फॉर्म होगा नहीं। कहने का अर्थ है कि सिंगल सिंगल है, अगर रो के फॉर्म में देखा जाए तो ऐसा जो है ना सिंगल सिंगल इसमें दिया हुआ है एलिमेंट, तो ये तो रो के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा ना, ये हमें जो भी दिखाई दे रहा है कॉलम के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि एक ही सिंगल कॉलम से बना है, सिर्फ एक ही सिंगल कॉलम से बना है। वो क्या है? तो हमारे कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स, कभी भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा इस तरीके से होता है, यानी कॉलम मैट्रिक्स में हमारा कॉलम हमेशा वन होगा और रो कितना भी हो सकता है, रो कितना भी हो सकता है, लेकिन कॉलम हमेशा ही वन होगा, एक ही कॉलम से मिलकर बना हो। यानी वैसे मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम से मिलकर बना हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे है रो मैट्रिक्स, यानी वैसे मैट्रिक्स जो सिंगल एक रो से मिलकर बना हो, उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। देखिए एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ओनली, ठीक है ना, इसमें सिंगल क्या है? एक ही रो है। इसमें सिंगल क्या है? एक ही कॉलम है। ठीक है, तो अगर इसमें भी हमारा ऐसा बात नहीं है, ये सिंगल सिंगल जो डिजिट है ये सारे एक तरह से कॉलम के रूप में है। इसमें कॉलम 1 2 3 4 है, 4 कॉलम है, लेकिन रो क्या है? सिर्फ 1 है। तो वैसे मैट्रिक्स जो सिंगल रो से मिलकर बना हो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और वैसे मैट्रिक्स जो सिंगल कॉलम से मिलकर बना हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स को ऑर्डर ऐसे होगा, इसका 4/1 ऑर्डर हो जाएगा। 4/1 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसमें 1 कॉलम है और 4 रोज है। इस तरीके से अगर जाएंगे तो इस तरीके से हम देखेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं R1 R2 R3 R4। इसमें 4 रोज हो जाएंगे और एक कॉलम हो जाएंगे। इसमें कितना? इसमें C1 C2 C3 C4 कॉलम और R1 रो हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्डर 1/4 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 4/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी एकदम उल्टा होता है, रिवर्स होता है। कॉलम के उल्टा रो हो जाएंगे, रो के उल्टा कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का खासियत ही है कि उसमें जितना रो की संख्या उतना ही कॉलम की संख्या होती है। अगर 5 रो है तो 5 कॉलम होना चाहिए, तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 2 रो है तो 2 कॉलम्स होना चाहिए, तब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर हो तो हमारे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये m बराबर n, इसमें कितना है? वो इसमें रो कितना है? तो 1 2 3 रो है। कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम्स है। तो 1 3 रो है, 3 कॉलम से, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी इसमें m बराबर क्या है? n है। ठीक है ना, m बराबर n हो तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए इसमें एक हमको पढ़ना होता है डायगोनल एलिमेंट। अगर इसको डायगोनल एलिमेंट निकालना है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालिएगा, तो देखिए डायगोनल का मतलब एक होता है कि एक डायगोनल के रूप में एक तिरछा लाइन, यानी उस मैट्रिक्स के सबसे लास्ट एलिमेंट क्या होता है? लास्ट एलिमेंट m और n जो एलिमेंट होता है a i और j। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a, इसका m और n। ठीक है, इन लास्ट जो एलिमेंट होते हैं वहाँ से लेकर के अब फर्स्ट एलिमेंट तक एक लाइन, जो एक तिरछा जो लाइन हम खींचते हैं वो हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट हमारा कौन एलिमेंट है? तो डायगोनल एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा 3 2√2 और 1, ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है ना, तो किसी मैट्रिक्स का डायगोनल, किसी भी डायगोनल एलिमेंट हम जो है अगर निकालना चाहें
तो उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मानते हैं, बी दिया हुआ है जिसको पी आई जे एम बाई एम ऑर्डर से डिनोट करते हैं, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। कहने का अर्थ है कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब कहा जाएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स हम तब कह सकते हैं जब उसका नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या है? जीरो हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कहने का अर्थ है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे हमारा ए क्या है, जैसे हमारा ये फोर बी क्या है, बी एक हमारा मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में इसका डायगोनल एलिमेंट 1 -1 2 है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो सब क्या है? जीरो है। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। सी देखिए, सी क्या है? सी हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डायगोनल एलिमेंट 1.1 2 3 है, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या है? सब जीरो है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का ही महत्व रहता है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, सारे के सारे जीरो होते हैं। इसलिए उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद हमें पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है स्केलर मैट्रिक्स? तो स्केलर मैट्रिक्स को कह सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। कहने का अर्थ है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट अगर क्या है? बराबर हो, तब उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे में मैट्रिक्स यहाँ पे हम 3 लिए, ए बराबर 3, ए भी हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें देखा जाए तो 3 के अलावा बाकी जो भी नंबर है, बाकी जो भी एलिमेंट है वो जीरो है, इसको हम भी डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और एक उसके बाद बी में दिया हुआ है -1 0 -1 0 इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम है, ई भी -1 है, डायगोनल एलिमेंट है। कौन कौन है? -1 ये दोनों बराबर है। तो ये क्या है? ये हमारा डायगोनल, ये हमारा ये तो एक तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में कैसा मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स दो तरीके का होता है। एक होता है कि स्केलर होता है, एक नॉन स्केलर होता है, ठीक है ना। तो जो स्केलर होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, और जो नॉन स्केलर होगा उसको डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इसलिए जो है हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, जो है मैट्रिक्स के फॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे में हमारा ये सी के ही देखें मैट्रिक्स, अगर हम सी देखते हैं तो इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट √3 ये हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट है। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। इस डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या है? तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि ये तो मैट्रिक्स ही हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है? हमारा सेम है। यानी ये तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है ही है, और इसके सारे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट भी डायगोनल जो लाइन है, डायगोनल लाइन के सारे एलिमेंट क्या है? सेम है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इज इन डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का अर्थ है, इसको फिर से एक बार हम रीड करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इज द डायगोनल आर ऑल वन, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल लाइन का जो एलिमेंट है, सारे के सारे वन हो एंड रेस्ट आ रहे हैं, यानी बाकी जो है जीरो हो, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे मानते हैं हमारा बी एक मैट्रिक्स है, तो इसका जो डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन के जो एलिमेंट है, ये क्या है? ये वन होना चाहिए, पूरे के पूरे क्या है? वन हो, बाकी एलिमेंट क्या है? वो जीरो हो, रेस्ट आर जीरो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे में हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें 3 रो 3 कॉलम्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें देखेंगे तो डायगोनल जो लाइन है, ये हमारा डायगोनल लाइन है। क्या है? ये डायगोनल लाइन है। तो डायगोनल लाइन के सारे एलिमेंट क्या है? वन के बराबर है, बाकी जो सारे जीरो हैं। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स, ये हमारा मैट्रिक्स सी कैसा मैट्रिक्स है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। और ये भी जानिए कि प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। प्रत्येक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही है कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एलिमेंट सेम हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सारे के सारे स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल जो एलिमेंट है वो सब सेम है, सेम है। तो देखिए सारे स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सारे स्केलर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े, हमने क्या क्या मैट्रिक्स पढ़ा? तो हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़े, रो मैट्रिक्स पढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े, डायगोनल एलिमेंट पढ़े, स्केलर मैट्रिक्स पढ़े, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े। इतने टाइप के हम मैट्रिक्स पढ़े। फिर कुछ और भी टाइप के मैट्रिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। एक और मैट्रिक्स हमारा आता है नल मैट्रिक्स। क्या आता है? तो नल मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नल मैट्रिक्स क्या है? तो यहाँ पे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। ठीक है ना, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम नल या क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे जीरो मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, या जीरो जीरो जीरो, सब में क्या है? जीरो है, सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, उसको वो सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे? नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है ना, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? तो कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम इक्वल तभी कह सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो और उसमें एलिमेंट भी सेम हो। उसका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो वो क्या कहेंगे? उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? तो इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे में इक्वल मैट्रिक्स को हम समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 में दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन, इतना एंड इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो देखा जाए तो ये हमारा मानते हैं, अगर ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा
बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये दोनों बराबर दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि इसका ऑर्डर भी सेम है, इसका अर्थ है कि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसका एलिमेंट भी सेम है। तो x प्लस वाई है जो है 6 के बराबर है। अगर कहने का अर्थ है कि ये जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम है। तो यहाँ इसको हम इसमें हम आराम से एक एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक्स प्लस वाई जितना है, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल हम 6 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 6 लिखे, एक्स प्लस वाई क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। और एक्स वाई क्या है हमारे यहाँ, एक्स वाई 8 है, तो एक्स वाई 8 है, तो एक्स वाई तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8/x हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 5 प्लस जेड क्या है, 5 प्लस जेड हमारा 5 है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस घट करके 0 हो गया, हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जेड का तो वैल्यू यहाँ निकल गया 0, वाई का वैल्यू कितना है 8/x है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे एक्स प्लस, यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई की जगह पर 8/x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारा एक्स प्लस 8/x इक्वल 0। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, हम इसको जब एलसीएम लेंगे तो इतना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8/x इक्वल 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमारा एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2 मान प्राप्त होगा, एक एक्स का मान 2 प्राप्त होगा, एक्स का मान 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था, एक्स और वाई का मान फाइंड करना था। इस प्रकार हम एक्स वाई और जेड तीनों हमें मान प्राप्त हुआ। एक्स का मान, ठीक है, तो y का मान कितना हुआ, y बराबर 8/x था, तो y का मान हमारा 4 प्राप्त हुआ और 4 और 2 दोनों 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x का मान 2 4, y का मान भी 2 4 और z का मान 0। इस प्रकार हमको y x y z तीनों का मान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम इक्वल मैट्रिक्स, हमें जो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट हमें आगे चल के काफ़ी फायदे करेंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम अच्छा से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करके एंड करते हैं। आगे 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 की वीडियो में हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, यानी बहुत टाइप्स के भी मैट्रिक्स पढ़ने हैं हमें। मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो है हम एक्सरसाइज जो मैट्रिक्स चैप्टर का क्लास 12 का ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसको इतना ही पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।